साथियों, मैं समझता हूँ कि केवल राजनीति पे चर्चा करने से बात बनने वाली नहीं है। इसके साथ साथ इस बात पे भी चर्चा करनी चाहिए कि देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट हैं राज्यों की, उसके अंदर पिछड़े वर्ग के लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है। देश के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाइस चांसलर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के क्यों नहीं हैं। तो आप लोग इस बात को समझें कि जो प्राकृतिक संसाधन है कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ, लेकिन देश के प्राकृतिक संसाधनों पे देश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों का हिस्सा कहाँ है। अगर आप सच्चाई को जानेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो लोग कभी भी इतिहास बना नहीं सकते। आपको सच्चाई को जानना होगा कि आपको अंधविश्वास पाखंडवाद में डालकर धर्म की रक्षा की ठेकेदारी आपके कंधों पर डालकर वो लोग आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। वो लोग हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर आपके बच्चे के भविष्य को अंधकार में करके वो आने वाले समय में आपके बच्चों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के इस एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि पहले तो हजारों साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी बुद्धि और विवेक से अपने 4 छोटे छोटे बच्चों की जान गंवाकर, अब जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवाकर, उन्होंने अपना पूरा जीवन जलाकर हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोले, रिजर्वेशन की व्यवस्था कर हमारे नौकरी के रास्ते खोले, हमारी MP MLA मंत्री बनने का रास्ता बनाया, हमारे पढ़ने के रास्ते खोलकर हमें जज इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर साइंटिस्ट बनने का रास्ता बनाया। लेकिन आज केंद्र की सरकारों ने और राज्य सरकारों ने मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र किया है जिसकी तरफ आपकी आंखें बंद हैं, आप सच्चाई को जान नहीं पा रहे हैं। लेकिन समझ लेना, अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंख मिचलेगा तो ये जान बचने वाली नहीं है। कबूतर को अगर बचना है तो उसको उड़ना पड़ेगा। उसी तरह आपकी आंखें बंद कर दी है, धर्म की पट्टियां आपकी आंखों पे बांध दी है, लेकिन देश की एजुकेशन को उन्होंने इतना महंगा कर दिया ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख कर जो रिजर्वेशन का लाभ लेकर जज इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर साइंटिस्ट प्रोफेसर बनने ही शुरू हुए थे, लेकिन अभी तो पूरा हक मिला भी न था। उन्होंने पहले ही शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलने वाली नहीं है। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया। और दूसरी तरफ जो सरकारी संस्थानों में हमारे बच्चों की रिजर्वेशन की वजह से नौकरियां मिल जाया करती थी, उन्होंने सारे सरकारी संस्थान बेच दिए। उन्होंने इंडियन रेलवे बेच दिया, उन्होंने पेट्रोलियम बेच दिया, गैस कंपनियां बेच दी, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, और उन्होंने धीरे धीरे बंदरगाह वगैरह सब कुछ देश के संसाधन उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों बेच दिए। और जो जो संस्थान बिक गया वहां आपके बच्चे की एंट्री बंद, क्योंकि वहां आपका रिजर्वेशन खत्म। इंटरव्यू में पूछेंगे आपका नाम क्या है, जैसे ही आप अपना नाम बताएंगे उसे पता चल जाएगा आप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के हो, और यही आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है। अदरवाइज काबिलियत की हमारे समाज के लोगों में कमी नहीं है। मरे हुए जानवर की खाल उतार कर उसको गलाकर हम उसको मुलायम बनाकर उससे जूते भी बनाते हैं, उससे कैप भी बनाते हैं, उससे जैकेट भी बना देते हैं, उससे नाना प्रकार की चीजें बना देते हैं। ये काबिलियत हमारे अंदर, हम पैदाइशी इंजीनियर हैं। देश के अंदर जितने प्रकार की फसलें उगती हैं, जितने प्रकार का निर्माण होता है, वो सारे निर्माण के काम, फसल उगाने का काम हमारे समाज के लोग करते हैं। हमारे लोगों के मेरिट पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, हमारे लोगों की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिख डाला। जब इंद्रनाथ मंडल को मौका मिला उन्होंने पाकिस्तान का संविधान लिख डाला। जब जब हमारे लोगों को मौका मिला उन्होंने सिविल सर्विसेज में भी टॉप करके ये दिखा दिया कि हमारे लोगों में काबिलियत कूट कूट के भरी है, आप हमें मौका तो दो।
अरे जितने प्रकार की फसल उगती है, जितने खेतों में अन्न उगता है, ये मजदूर के तौर पर हमारे समाज के लोग ही तो करते हैं। यहाँ तक कि जिन मंदिरों में आप पूजा अर्चना करते हो, जिसमें आप हमारे घुसने पर एंट्री बैन करते हो, उस भगवान की मूर्ति को, पत्थर को तराश कर उस मूर्ति का निर्माण भी हमारे समाज के लोग करते हैं। लेकिन जब वो निर्माण हो जाता है, जब उस मूर्ति का मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाती है, उसके बाद कहते हैं, मूर्ति बनाने वाले को कहते हैं तू अछूत है, भगवान अपवित्र हो जाएगा, मंदिर से बाहर निकलो। और अगर मंदिर में चले गए, मूर्ति छू ली, तो मूर्ति छूने पर हत्या हो जाती है, मंदिर में घुसने पर हत्या हो जाती है। अभी आपने देखा होगा, देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी एक जगन्नाथपुरी के मंदिर में होशखास में गई, तो वहां जहाँ धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मंत्री वो अंदर थे, रेलवे मंत्री अश्विनी जी मंदिर के अंदर थे, वो मूर्ति को छू भी रहे थे, मूर्ति के सामने खड़े थे। लेकिन देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने पीछे रोक दिया, मंदिर घुसने नहीं दिया। यानी आप चाहे मंत्री बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, आपका अपमान होता रहेगा जाति की वजह से। ये जाति ही सारे उत्पीड़न का कारण है। जब तक आप जातियों में बने रहोगे, जब तक जातियों को जिंदा रखोगे, तब तक जाति की वजह से हमारे समाज को उत्पीड़न होता रहेगा। अगर आप उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो तो जातियों को खत्म करो, जाति छोड़ो, समाज छोड़ो। जब तक जातियों को छोड़कर समाज को नहीं जोड़ेंगे, जब तक इस सच को नहीं जानेंगे कि जातियां हमने नहीं बनाई, जातियां कुदरत ने नहीं बनाई, जाति जिसने बनाई वो बहुत चालाक थे। जाति बनाने वाले लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जाति बनाने वाले लोग मंदिरों का सारा चढ़ावा अपने घर में ले जाते हैं और आपको जाति के नाम पर पीड़ित करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे दुनिया में मुझे कोई एक एग्जाम्पल बता दो, कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए और उसको डॉक्टर कहे कि तुम्हारा ऑपरेशन होना है, आप 20 बोतल खून का इंतजाम करो, तो जिसका ऑपरेशन होना है, आपने कभी सुना वो ये कहे कि मैं केवल क्रिश्चियन का खून स्वीकार करूंगा, या मैं केवल मुस्लिम का खून स्वीकार करूंगा, या मैं केवल ब्राह्मण का खून स्वीकार करूंगा? जब जान बचानी है तो सबको पता है इंसान को केवल इंसान का खून काम आएगा। तब तो कहता है कोई भी जान बचा दो, जो जान बचाएगा वही भगवान है। और उसके बाद ये अनुसूचित जाति है, ये जनजाति है, अनुसूचित जाति को मुंह रखने पे आज भी हत्या हो रही है, गला छूने पे आज भी हत्या हो रही है, आज भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत तोड़ के उनकी हत्याएं हो रही है। अरे कहाँ सोए हुए हो मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों, मेरे अल्पसंख्यक समाज के लोगों? इस देश में, इस देश के निर्माण में हमारे समाज का खून पसीना लगा है, मजदूर किसान का खून पसीना लगा है। इस देश के सारे संसाधनों में हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन हमारे लोग ना तो सुप्रीम कोर्ट में जज है, ना हाई कोर्ट में जज है, ना यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर है, सत्ता पे उनका कब्जा है। चूंकि 88% बटा हुआ है, 88% बटा हुआ है। जब तक आप जातियों में बटे रहोगे, जातियों के संगठन बनाते रहोगे, जातियों की राजनीतिक पार्टियां बनाते रहोगे, तब तक आप मनुवादियों के हाथों में ताकत देते रहोगे। अगर आप चाहते हो देश के विकास में, देश के संसाधनों में, देश की सत्ता में आपको बराबर का हिस्सा मिले, तो अपने आप को एकजुट करो, जाति छोड़ो, समाज छोड़ो, और समाज को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ो। चूंकि ये कायर लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, इन्होंने अभी हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद पे हमला किया। अरे बुज़दिलों, तुम्हें यह विचारधारा की लड़ाई है, लड़ना है तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो, तुम छुप के वार क्यों करते हो? इस तरह वार करना बंद करो। आपकी बस की है तो आइए ना आमने सामने बात कीजिए ना। आप ज्ञान की बात करते हो तो ज्ञान पर चर्चा कर लो। आप किसी चीज में हमसे जीत ही नहीं सकते, क्योंकि काबिलियत तुम्हारे अंदर नहीं है। हम जानते हैं काबिलियत हमारे समाज के अंदर है। क्योंकि इस देश के निर्माण में, देश के अंदर जितने हॉस्पिटल बने, जितने कॉलेज बने, जितने स्कूल बने, जितने फ्लाईओवर बने, जितने नींव बने, जितनी इमारतें बनी है, ये सारी मालिक कोई भी हो, पर इनका निर्माण करने में मेरे समाज का खून पसीना लगा है, बहुजन समाज का खून पसीना लगा है। इस बहुजन समाज से मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, याद रखो आपका, हमारा सबका खून एक है। जब हमारा खून एक है तो जाति जिन्होंने बनाई उनको मजबूत मत करो, आपस में जातियों को तोड़कर एकजुट कर इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। ये संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो बहुजन समाज के अधिकार सुनिश्चित होंगे। लेकिन जिस तरह केंद्र की सरकार देश के बाबा साहब के बनाए संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, अगर ये खत्म हो गया तो ये बहुजन समाज
फिर से गुलाम बन जाएगा। मैं अपने समाज को फिर से गुलाम बनते हुए नहीं देख सकता जब तक मेरे शरीर के अंदर एक एक खून की बूंद है, एक एक सांस है। मैं इस बहुजन समाज के अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। जीवन तो वैसे भी 4 दिन का है। बुद्ध कह गए जीवन तो एक दिन खत्म होना है, जो पैदा वो मरेगा जरूर, हम भी मरेंगे, लेकिन अपने समाज के अधिकार की लड़ाई को मरते वक्त तक हम लोग सुनिश्चित करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और जो लड़ता है, जो बढ़ता है, जो पढ़ता है, जो ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ता है, वही समाज पर मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में देश पे राज करेगा। तुम हुक्मरान कौन हो? आप सम्राट अशोक की संतान हो। अपने खून को पहचानो। हमारे अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, हमारे रगों में उसी महासभा जो 1818 के अंदर जो पेशवाओं को हराने के लिए हमारे 500 सैनिकों ने 28,000 की पेशवा सैनिकों ने इस्तेमाल कर दिया, वो रगों में हमारे वही खून है। हम डरने वाले, झुकने वाले, बिकने वाले लोग नहीं हैं। अब हम बोतल में 1000-2000 रुपए में बिकेंगे नहीं, इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।